दोस्तों, देश की जनता को राहुल गांधी का आभारी होना चाहिए। जब ये मैं बात बोल रहा हूं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो जब भी सवाल उठाते हैं, जब भी मुद्दे लेकर उठते हैं, तो जो चीज जनता नहीं जानती या उनके संज्ञान में नहीं होती, उसको जानने का मतलब उनको जानने का मौका मिलता है। वो जान पाती है कि जो राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं, आखिर उसकी सच्चाई क्या है, उसके तह तक पहुंच पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा राहुल गांधी का बोल सकते हैं कि एक देन है भारत की जनता के लिए। इसलिए जनता को उनके लिए आभारी होना चाहिए कि राहुल गांधी आज तक जो भी कार्य करते हैं जनता के लिए करते हैं, और जो भी सवाल उठाते हैं तो उसे जनता जान पाती है। उनके ज्ञान में वृद्धि होती है, ज्ञानवर्धन होता है। मैं जब बात बोल रहा हूं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। राहुल गांधी परसों ने SIR पे उन्होंने अपना पक्ष रखा संसद में, पार्लियामेंट में। उन्होंने कई ज्वलन जो बोल रहे हैं मुद्दे उठाए, जैसे कि उनके जो समर्थक हैं, जो एकदम 70 साल से भक्ति कर रहे हैं लेकिन दूसरों को भक्त बोलते हैं, और 90 से लेकर 100 चुनाव हारने के बावजूद भी उनकी भक्ति में कमी नहीं हुई। वो उनके लिए जो हाइड्रोजन बम राहुल गांधी लाने वाले थे, परमाणु बम लाने वाले थे, ये सब जो आशा लगा के बैठते हैं कि राहुल गांधी संसद में आज SIR पर बोलेंगे तो बम फट जाएगा, भूकंप आ जाएगा, हाइड्रोजन बम फट जाएगा, ये सब आस लगा के बैठे रहते हैं। मैं आस नहीं लगाता, लेकिन वो लगा के रहते हैं। तो ये बोल सकते हैं कि राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम परसों संसद में फूटा। उन्होंने कई ज्वलंत मुद्दे उठाए, जिनमें उन्होंने बताया कि भाई कैसे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनकी जो नियुक्ति में कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इक्विट किया, मतलब निकाला गया वहां से। उनके दूसरे ज्वलंत मुद्दे थे कि उनको संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। प्रधानमंत्री बोल पाते हैं, वो बोल ही नहीं पाते। उसके बाद बोले कि जो CCTV है वो 45 दिन में क्यों उसको डिलीट कर दिया जाता है। उसके बाद उन्होंने ये सब उठाया कि कैसे कंट्रोल कर रही है RSS से लेके BJP, जो जितनी भी संस्थाएं हैं उसको। अब इस पे जाएंगे तो सोशल मीडिया पे जो कई लोग जो अपना सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते हैं, उन्होंने भी जवाब दिया है। और काफी, एक तो मैं देख रहा था तो उन्होंने बोला कि भाई अगर राहुल गांधी को देश की जनता ने मतलब वहां सुन नहीं रहा, संसद में प्रधानमंत्री न सुन रहे हैं, ना अमित शाह सुन रहे हैं, तो भाई देश की जनता भी तो नहीं सुन रही तुम्हारी। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुन रहा है। SIR पे गए तो पहले जो चीफ जस्टिस गवाई थे, उन्होंने क्या बोला, बिहार कहीं के लेके गए थे। अभी जो नया CJI बने, उन्होंने किस तरह से आपको बोला कि भाई इसके पास आधार नहीं है, वो क्या मतलब आधार जिसके पास है वो वोट देने का अधिकार मिल जाना चाहिए। आधार से तो आपको फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन वोट देने का अधिकार कैसे होना चाहिए। तो राहुल गांधी की बात तो CJI ने भी नहीं सुन रहा। तो आखिर राहुल गांधी की सुन कौन रहा है। तो ये तो कई लोगों ने बताया, और जो मुझे अच्छा लगा वो मैं बता दिया आपको। अब आता है कि इस पे आपने देखा होगा कि जो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में बोला कि कौन कौन कैसे चीफ इलेक्शन कमीशन, उस पर निशिकांत दुबे ने बराबर रिप्लाई किया था उनको, जिसके बारे में मैं कल अपने वीडियो में बताया कि किस तरह उन्होंने बताया कि भाई आप किस तरह की बात करते हो, किस ट्रांसपेरेंसी की बात करते हो, जब आप जितने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे कैसे कैसे उनके चुने गए, पूरा एक एक आदमी का नाम के साथ। UPSC के चेयरमैन कैसे आपने बनाए, CBI का जो महानिदेशक है, डायरेक्टर, वो कैसे बनाते थे आप, वो सारा उन्होंने नाम रख के बताया। लेकिन अब अमित शाह को बारी आई, जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने बोला कि भाई ये 1951 में एक सुप्रीम कोर्ट से तब से लेकर करीब करीब 64 साल भारत का प्रधानमंत्री ही चुनता था, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, जो उसको चीफ इलेक्शन कमीशन को वही चुनता था। मतलब वो पर्ची दे दिए, वो और उसको राष्ट्रपति शपथ दिला देते, ऐसा। तब तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 1980 में उन्होंने बताया कि आडवाणी जी ने इसके ऊपर बात उठाई कि भाई हमारी नहीं सुनी जा रही है,
तो उन्होंने बोला नहीं सारा प्रक्रिया ठीक है, इसमें विपक्ष का क्या रोल है? ये बात को उन्होंने बताया कि किस तरह से मतलब देश का प्रधानमंत्री ही केवल चुनना था। अब मान लो कि हमने 33, वो बोलते हैं कि आप 1 2 पार्ट आपका है, मतलब 66% आप और 33% मैं हूँ। तो कम से कम 33% तो आपको मौका दिया, लेकिन 66% तो आपको मौका आप तो 100% मौका नहीं दिए हम लोगों को। उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी के अब देखिए राहुल गांधी के बोलने क्या, राहुल गांधी खुद बोल रहे हैं कि उनके जो हरियाणा के ऊपर जो उन्होंने जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसके ऊपर डिस्कशन करो। और वहाँ पे अमित शाह ने बहुत अच्छा रिप्लाई किया कि आप तय नहीं करोगे कि मैं किस तरह से भाषण दूंगा, कैसे रिप्लाई करूंगा। ये मैं करूंगा, मेरा मेरा अपना अधिकार है कि मैं कैसे रिप्लाई करूंगा। मैं बाउंड नहीं हूं तुम्हारे तरीके से अपने भाषण को बोलने का। और बार बार राहुल गांधी को तो मतलब एलोपी हो गए, बार बार उठ रहे, कैसे लोग संभालते हैं जो लोकसभा के स्पीकर, वो तो बड़ी बात, बिरला साहब कि हर 2 मिनट में एलोपी उठने लगेगा तो क्या ही बात है। अब वो एक और चीज उसमें बोले कि 45 दिन में क्यों डिलीट करने का लाया गया कि भाई 45 दिन में सीसीटीवी डिलीट होना चाहिए। अब आप सोचिए, हर चीज का बाउंड होता है। मान लीजिए आपने कोर्ट में कोई नोटिस आया तो कोर्ट तय करती, मान लीजिए आपका लाइसेंस ही किसी कहीं पकड़ गया, आपने कोई ट्रैफिक जम किया या कोई, तो कोर्ट में जाता है जब लाइसेंस आज का जरूर है, तो डेट होता है कि इतने टाइम के पहले आपको जाना है। तो राहुल गांधी के हिसाब से तो कभी आप 50 साल के बाद भी जा सकते हो, 20 साल के बाद भी जा सकते हो। ये कोई मतलब देश में भी तो कोई कानून नहीं है। किसी का एक होता है कि कुछ आप मान लीजिए कहीं कानून आप कोर्ट में कोई केस हार गए, तो कोर्ट देती है कि 90 दिन या एक इसके बाद आप अपील कर सकते हो। आप बोलोगे नहीं, मेरा जब मन करेगा तब अपील करूंगा। अरे कोई सिस्टम है, आप बोलोगे कोई सिस्टम ही नहीं है। उन्होंने ये भी हवाला दिया कि जो 1951 का रूल है उसके हिसाब से है कि भाई उन्होंने 45 दिन का टाइम दिया, और केवल नया चीज एक टेक्नोलॉजी आ गई तो सीसीटीवी को उसके साथ मर्ज कर दिया, अलाइन कर दिया कि केवल 45 दिन तक हो। तो 45 दिन के अंदर क्यों नहीं क्लेम कर सकते आप? कौन आपको रोक के रखा है? उसके बाद राहुल गांधी वही पुराने चले जाते हैं कि नाथूराम गोडसे हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। और अमित शाह ने हर चीज का जवाब दिया बराबर। उन्होंने बताया कि किस तरह से मतलब आप जो वोट चोरी बोलते थे, किस तरह से इंदिरा गांधी ने, जो कि निशिकांत दुबे ने भी बोला था इसके ऊपर, कि जब वो बरेली से चुनाव हार गई थी और किस तरह से चुनाव जीती, बाद में उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, और जब उनके विपरीत अगर फैसला आया तो कैसे 3-3 जो चुनाव अधिकारी हैं उनको चुनाव अधिकारी को जज जज को बाईपास करके और ऐसे आदमी को बनाया गया जो उनके फेवर में दिया था। और ये 10 साढ़े 10 साल तक उसी आदमी को चुनाव जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए रखा। तो आप जो कर रहे हो, आप जो पहले के मतलब बोलते हैं ना, कांग्रेस का किया हुआ पहले का पाप उसके सामने आ रहा है। तो उन्होंने ये बताया कि देखो आप पहले किस तरह से, पहले अपने गिरेबान में एक तरह से झांको कि आपके जो पूर्वज हैं, चाहे आपके पिताजी हो, चाहे नाना हो, चाहे आपकी नानी हो, परनाना हो, ये लोग मतलब किस तरह से देश का मतलब अपने मर्जी से चलाएं। जो उनको इच्छा होता था उसको जो मर्जी हो बना देते थे, और कोई उसके सामने आवाज नहीं उठाता था। निशिकांत दुबे ने तो वो भी उठाया कि किस तरह से पटेल साहब और उनके बीच में जब वोटिंग हुआ था तो उनको कितना वोट मिला था, सिर्फ 2 वोट मिला था। उसके बावजूद भी ये देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो वोट चोरी उसको बोलते हैं। और सबसे बड़ा जो अटैक बोलेंगे ना अमित शाह ने किया सोनिया गांधी को, उन्होंने बोला एक केस में कोर्ट में एक मामला चल रहा है कि सोनिया गांधी भारत की, देखिए देश का संविधान बोलता है कि देश में वोट कौन दे सकता है, एक जो देश का नागरिक हो और दूसरा जो 18 साल के ऊपर का होगा। तो उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी जब देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की थी, मतलब मेरे ख्याल से 1983 के बाद उन्होंने नागरिकता लिया या 1983 में, लेकिन वो वोट 1980 से शायद वो डाल रही थी। ये कोर्ट में मामला है। तो ये कौन सा, अगर ये को आप सच्चाई अगर नहीं, तो उन्होंने कोई बोले बाद में बोले चिल्लम चिल्ली होने लगी कि मैं दावा नहीं करता, लेकिन जब इसके ऊपर मैं फिर बोलूंगा, इसके बाद डिटेल बात करूंगा, समय आएगा तो।
मतलब वो कन्फर्म है, उन लोगों को पता रहेगा कि भाई इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो उन्होंने इस बात को रखा कि भाई सोनिया गांधी के ऊपर जो मामला चल रहा है, वो मामला चल रहा है कि भारत की सिटीजन होते नहीं होते हुए भी वो वोट देती थी, किस अधिकार से वोट देती थी, और आप वोट चोरी की बात करते हो। उन्होंने कई आंकड़े रखे। उन्होंने बोला कि बीजेपी 44 जीती है शायद पूरे, अभी तक 2014 से लेकर अभी तक 44 जगह, अब पूरा विपक्ष 30 जगह जीता। तो 30 जगह जो जीता, तो क्या वोट चोरी करके जीते वो लोग? ये मतलब बहुत बड़ा फैक्ट है कि मतलब हमें भी लगता है कि सारा विपक्षियों को मिला दिया तो 30 चुनाव जीते वो। तो वहां पे क्या वोट चोरी करके जीते? उन्होंने बोला कि ये जो ईवीएम वाला बात क्यों है, ईवीएम का लोगों ने बताया नहीं, मैं एक बार पढ़ा था, आप लोग इस पे ढूंढिएगा फिर बताइएगा कि राहुल गांधी, जब राजीव गांधी बिहार में चुनाव हारने लगे, तो अब राहुल गांधी ने ईवीएम कहा कि वहां बैलेट पेपर लूट लिए जाते हैं, जो वो कैसे कांग्रेस चुनाव हार गई उसके ऊपर जब मंथन हुआ, तो ये पता चला कि भाई वहां पे लोगों ने बूथ कैप्चरिंग करके अब बैलेट पेपर लूट लिए, जिसकी वजह से कांग्रेस हार गई। तो अब राहुल, जो राजीव गांधी है, वो ईवीएम के लिए ईवीएम लेकर आए, और उसका पहला से उन्होंने उन्होंने शुरुआत की, और उसी ईवीएम से उन्होंने 2014 के पहले कितने चुनाव जीते? 2004 में चुनाव जीते, 2009 में चुनाव जीते। तब तो सब सही था। और मान लीजिए ईवीएम, अगर मान लीजिए कि आज पावर की वजह से सत्ता का दुरुपयोग करती है बीजेपी, तो 2014 में तो तुम्हारी सरकार थी, तुम्हारे अंदर ही तुम कुछ भी कर सकते थे, तो तुमने कुछ नहीं किया। मतलब इसका मतलब ये 2014 में अगर चुनाव जीती तो जनता वोट देना चाहती थी, और मोदी जी को 282 सीट दिया ना उसने बीजेपी को। इसका मतलब उस समय ईवीएम सही था कि नहीं था? सरकार तो तुम्हारी थी सेंटर में। तो देखा जाए तो अमित शाह ने बहुत कुछ बोला, और मैं इसीलिए बोलता हूं कि बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि जो एक, मैं कल भी एक वीडियो में बताया था कि मुस्लिम, किसी ने जवाब में देखा नहीं अभी, कि कोई मुस्लिम लीडर थे, उनको जिताने के लिए, पता नहीं अब मौलाना आजाद थे, कौन थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, उनको जिताने के लिए किस तरह नेहरू जी ने फोन किया तत्कालीन मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश में। तो ये सब मामला कोई जानता नहीं था। वो लोग नहीं जानते थे कि कितने चुनाव, जो आयुक्त थे उनको किस तरह से, मतलब टीएन सेशन को, अहमदाबाद से चुनाव लड़ा गया, जो टीएन सेशन को मतलब बोलते अरे बाप रे बहुत सुधार किया टीएन सेशन ने, वो कांग्रेस से चुनाव लड़े बीजेपी के खिलाफ। और कितने चुनाव जो आयुक्त हैं उनको क्या क्या पद दिया गया है, सीबीआई के लोगों को क्या क्या पद दिया गया है, कैसे लोगों को सीबीआई का महानिदेशक बनाया गया। ये सारा चीज जो नहीं जानते थे, जो लोग लोकसभा का ये चर्चा सुनेंगे तो उनको पता चलेगा, वो अपना इंटरनेट पर सर्च करके जानेंगे कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये देश जो है राहुल गांधी का आभारी है और रहेगा, क्योंकि जो जनता नहीं जानती थी, वो जनता अब जान जाएगी कि कांग्रेस ने कितने अपने फास्ट में जो बोलेंगे कि पाप किए हैं, वो सब पता चलेगा। और इसी में उन्होंने बोला कि पता नहीं अब वोट चोरी का मुद्दा, कौन कौन लोगों ने वोट चोरी लेके आया, अखिलेश यादव, सब लोग का नाम रखा, क्योंकि यही लोग कांग्रेस के ढर्रे पे भी ये लोग भी चलने लगे हैं। तो कह रहे हैं कि अब ये लोग चुनाव, ये लोग भी हारेंगे, क्योंकि ये लोग उसी मुद्दे को उठा रहे हैं कांग्रेस। उन्होंने बोला कि जिस तरह डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जो निशिकांत दुबे ने भी बताया था, ये लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठी है वोट, उनको वोट देने का अधिकार मिले। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर भारत के हर जनता खड़ी होगी, कि उनके एक तो फैसिलिटी मिल रहा है उनको, भारत की जो गवर्नमेंट है उनका जो स्कीम्स है उसके फायदे उनको मिल रहे हैं, वो अलग है। उसके बाद अगर आपके देश में जो दूसरे देश के लोगों को वोट देने का अधिकार अगर वो पा ले, इससे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट क्या हो सकता है? तो इस सब मुद्दों को लेकर जिस तरह से अमित शाह ने राहुल गांधी एंड कंपनी को एक्सपोज किया, ये दर्शाता है कि राहुल गांधी मौका देते हैं कि हमारे जो भी पुराने पाप है उसको आप उजागर करो, जनता को बताओ। इसलिए जनता और मुझे भी देश को आभारी होना चाहिए राहुल गांधी को। जय हिंद।